नमस्कार। हम कक्षा 7 का इतिहास वाली किताब हमारा अतीत उसका आज अध्याय 3 पढ़ेंगे, दिल्ली के सुल्तान। तो हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जिसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। जो कावेरी नदी का जो डेल्टा था, जो किनारा था, वो क्या था? बड़े राज्यों का केंद्र बन गया था। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना, तो उसके पहले दिल्ली महत्वपूर्ण शहर नहीं था। तालिका 1 पर नज़र डालिए। इस पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में। तालिका 1। सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, चहामान नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें ने परास्त किया। तो 12वीं सदी के मध्य में क्या हुआ? तोमरों को, तोमर एक जाति थी, इनको अजमेर के जो चौहान जो थे, जिन चौहान को चहामान भी बोला जाता था, ने परास्त किया, मतलब हरा दिया। ठीक है, तो तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। तो तोमर और चौहान के राज्यकाल में क्या हुआ? दिल्ली जो है वाणिज्य मतलब व्यापार करने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर से में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। तो कौन से सिक्के ढाले जाते थे? देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। अब दिल्ली सल्तनत की स्थापना मतलब दिल्ली पर किसका अधिकार कब हुआ? 13वीं सदी के आरंभ में। इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तो फिर क्या हुआ? दिल्ली एक राजधानी में बदल गया और इसका अधिकार किसके ऊपर हो गया? एक उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्रफल फैल गया। तो तालिका 1 फिर से नजर डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। ये जो चित्र है ना, इसको आप देखना, ठीक है। जिस इलाके को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर दहली कुहना, सीरी और जहांपना को पहचानिए। तो आप इसमें देखना, दहली कुहना ये रहा, ठीक है, सीरी ये रहा, और एक और क्या नाम था? जहांपनाह। ये जहांपनाह, ठीक है, ये तीनों। तो इन मतलब यहाँ इसको हम अभी दिल्ली बोलते हैं। पहले यहाँ पे बहुत सारे नगर बसाए गए थे। अब यह है तालिका नंबर 1, ठीक है, दिल्ली के शासक और तोमर। ये आरंभिक 12वीं शताब्दी मतलब तोमर कब शुरू आए? 12वीं शताब्दी के शुरुआत में 1165 में। कौन कौन शासक हुआ? सबसे पहला अनंगपाल 1130 से 1145। फिर चौहान आए, चौहानों में 1165 से 1192 तक उनका समय रहा। फिर पृथ्वीराज चौहान आया चौहानों में, तो उनका समय था 1175 से 1192 तक। फिर प्रारंभिक तुर्की शासक आए 1206 से 1290। तुर्की शासक में सबसे पहला आया कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका समय था मतलब 1206 से 1210 तक इन्होंने शासन किया। फिर आया शमशुद्दीन इल्तुतमिश, इन्होंने शासन किया 1210 से 1236। फिर आई रज़िया सुल्तान 1236 से 1240। फिर गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287। ये था तुर्क वंश। फिर उसके बाद तुर्क वंश समाप्त हुआ, फिर आया खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो समय था उसमें जलालुद्दीन खिलजी पहला शासक था। इसका समय था 1290 से लेके 1296 तक। फिर उसके बाद आया अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेके 1316 तक। फिर खिलजी वंश भी समाप्त हो गया। फिर तुगलक वंश आया। तुगलक वंश का पूरा समय माना जाता है 1320 से 1414 तक। इसमें सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, इनका समय था 1320 से लेकर 1324 तक इस राजा ने शासन किया। फिर उनके बाद मोहम्मद तुगलक आया, इन्होंने शासन किया 1324 से लेकर 1351। फिर फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक। इसके बाद आया सैयद वंश, तुगलक वंश समाप्त हो गया। फिर आया सैयद वंश। सैयद वंश का समय था 1414 से 1451 तक। इसमें एक ही राजा हुआ खिज्र खान, इनका समय था 1414 से 1421। फिर सैयद वंश समाप्त हो गया 1451 में। फिर आया लोधी वंश। फिर लोधी वंश में शासक हुआ बहलोल लोधी, समय था 1451 से 1489 तक। अब दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे?
हालांकि अभिलेख सिक्कों और स्थापत्य के माध्यम से, जितने उस समय जो सिक्के चलते थे, जो लेख लिखे जाते थे, किताबें लिखी जाती थी, चट्टानों पर कुछ लिखा जाता था, उनके माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है। मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख, एक वचन, त्वारीख, बहुवचन है तो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। ये पांडुलिपि जो होती है ना, कागज़ पे लिखने के, वो कैसे तैयार करते थे? देखो, सबसे पहले कागज़ तैयार करके फिर उस पर लेखन कार्य करते थे। फिर महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग करते थे। फिर जिल्द तैयार करते थे। ये देखो आप, सबसे पहले कागज़ तैयार कर रहे हैं, फिर उसके बाद छाप लिख रहे हैं, लिख के ये सोने को पिघला के जो महत्वपूर्ण शब्द है उस पर अनुच्छेद कर रहे हैं, फिर उसको जिल्द तैयार कर रहे हैं, मतलब उसको कवर बना रहे हैं। तो तारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का भी वर्णन करते थे। तो जो तारीख जो लिखते थे ना, वो कौन होता था? सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी। ये सुशिक्षित मतलब जो पढ़े लिखे लोग होते थे, वो इन घटनाओं का वर्णन करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। मतलब राजा को सलाह देते थे कि तुम्हें किस तरह से शासन चलाना है। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर देते थे। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गाँव में शायद ही कहीं रहते हो। मतलब जो तारीख ध्यान रखने का कार्य करते थे वो ज़्यादातर नगरों में रहते थे, गाँवों में कम रहते थे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम, इकराम पाने की आशा में लिखते थे। और वो ये सब क्यों लिखते थे? ताकि उनको राजा से बहुत सारे इनाम मिले, तो इसलिए वो लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। और जो राजा महाराजा थे ना, उनको मतलब काम करने के लिए क्या करते थे? प्रेरित करते थे। यूँ बोलते थे कि आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, आपको मतलब ये कार्य करना ही है। ऐसे समाज की व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। तो जो लेखक होते थे ना, उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। तो सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। तो देखो, ये जो रजिया थी, अब ज़्यादातर शासक कौन बनता था? आदमी बनता था, लेकिन ये रजिया जो थी लड़की थी। तो उस युग के इतिहासकार कौन थे? मिन्हाज ए सिराज। उन्होंने क्या बोला कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। कौन? रजिया। रजिया में ज़्यादा अच्छे गुण थे और योग्य थी और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। तो सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। के शब्द आया था अभी जन्म सिद्ध अधिकार, इसके बारे में। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का अधिकार, मतलब राजा को जन्म से ही मतलब अधिकार मिल जाता है, तो ये जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। मतलब जो अच्छे कुल में पैदा हुए उनको जन्म से ही अधिकार मिल जाता है कि आपको इसमें शासन करना है। लिंग भेद क्या होता है? स्त्री तथा पुरुषों के बीच सामाजिक और शरीर रचना संबंधी अंतर, मतलब स्त्री और पुरुष में अंतर करना। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतरकरण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। रजिया के बारे में मिन्हाज ए सिराज के विचार। मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वो पूछता है कि खुदा की रचना में के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेख और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रम्मा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रम्मा देवी ने अपने अभिलेख में अपना नाम पुरुषा जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी, कश्मीर की रानी दिद्दा। उनका नाम दीदी से निकल रहा है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को ये स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। तो मिन्हाज ने आपके विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार में भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों, रक्षक सैनिकों के टुकड़ों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंदे शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों में उनका नियंत्रण न के बराबर था, और इसलिए इन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार
कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अब जो 13वीं शताब्दी है ना, इसके आरंभिक वर्षों में जो दिल्ली के सुल्तान के जो शासक थे, मतलब जो रक्षक सैनिकों की टुकड़ियाँ थी, उनके निवास के लिए जो मजबूत किलेबंद शहरों से परे, मतलब किला बना हुआ था इनके रहने के लिए, तो वहाँ फैला हुआ था। तो शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर, भीतरी प्रदेश में उनका नियंत्रण, ये दूर थे शहर से, तो इस पे क्या होता था, राजा का अधिकार नहीं होता था। तो इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, तो अब उनको राजा का नियंत्रण भी नहीं होता था और खाने पीने के लिए सामग्री की भी आवश्यकता होती थी। तो इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। तो दिल्ली के सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी। मतलब राजा को लड़ाई करने के लिए मतलब मिलता रहता था, चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। और अगर राजा ध्यान न दे तो मतलब उन पर उनसे लड़ाई हो सकती थी। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ था और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ था। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।